happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader. Appreciate what you're doing now, helping protect Israeli lives against the criminal regime in Iran. I want to wish also a 250th happy birthday to the American Army. Our enemy is your enemy. Israel wants to go to war with Iran. They should do it themselves without our military support, and that includes taxpayer dollars. Neither Iran or the United States want to fight each other. It's the Israelis who have been trying to pull the Iranians and the Americans into a fight. Netanyahu's greatest dream in life is a war between the United States and Iran. Assalamualaikum, this is Mohit Pizada in Washington, United States. आज 15 जून 2025 है, इतवार का दिन है और यूं तो हफ्ते के दिन वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने जो पूरे अमेरिका से आए हुए थे, बल्कि अमेरिका के अलावा कनाडा से आए हुए थे, कुछ लोग बरतानिया से आए हुए थे, उन्होंने जो बहुत बड़ा मुजाहरा किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की वॉशिंगटन में आमद के ख़िलाफ़। मुझे वहाँ जाके उसे ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला, बहुत से लोगों से बात करने का मौका मिला, मैंने कुछ लोगों के छोटे मोटे वहाँ पे एक इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड किए और वह तमाम तासुरात और मुशाहिदात जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इसी दिन में, हफ्ते के दिन में, अमेरिका के वाइट हाउस ने अब ये ऑफिशियली तौर पे क्लैरिफाई किया है और अभी हिंदुस्तान के अखबारों में बात छपी है कि ये तासुर के पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, ये किसी भी दुनिया के मिलिट्री लीडर को, जो 250वीं एनिवर्सरी थी अमेरिकन आर्मी की क्रिएशन की, जिसे मनाया गया हफ्ते के दिन, उसमें उन्हें नहीं बुलाया गया। पहले इससे तासुर था कि शायद इनको बुलाया गया है और भी जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है। पाकिस्तान के अखबारात में इस हवाले से कोई चीज़ नहीं छपी थी, लेकिन हिंदुस्तान के अखबारात में मुसलसल इस हवाले से स्पेकुलेशन की जा रही थी, खबरें लग रही थी। बहरहाल वाइट हाउस ने कहा है कि उनको इस सिलसिले में नहीं बुलाया गया, विच रेजेस दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो वॉशिंगटन में मौजूद हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ भी होगी, कुछ लोग समझते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होगी, तो उनको फिर किसने बुलाया है और किस सिलसिले में बुलाया हुआ है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ईरान और इसराइल के दरमियान में जो मिलिट्री डायनामिक्स हैं, जहाँ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ने हफ्ते के दिन ऑलमोस्ट ये इल्तजा कर दी है, उन्होंने ये दुहाई दे दी है कि ईरान हमें मार रहा है, हमारे शहरों के ऊपर हमला हो रहा है और अमेरिका को इस जंग में बाकायदा शामिल होकर हमें बचाना चाहिए। उन्होंने ये अपील किस तरह से की है उसकी तफसीलात जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि उसके जिसको शॉर्ट्स कहते हैं, साउंड ऑन टेप, वैसे तो 3 मिनट कुछ सेकंड का उनका ये वीडियो पैगाम है, लेकिन इसके छोटे छोटे टुकड़े मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाना भी चाहता हूँ कि उन्होंने इसको किस तरह से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। लेकिन डिस्क्रिप्शन इसकी आप ज़रा देखें कि नेतन्याहू की 3 मिनट चंद सेकंड की वीडियो है। इसके अंदर सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं अमेरिका के सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उनको वेल विश करना चाहता हूं उनकी बर्थडे के हवाले से। फिर वो कहते हैं कि वो इसराइल के हमेशा से, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत बड़े फ्रेंड हैं, उन्होंने इसराइल का हमेशा बहुत मदद की है, मेरे भी यानी नेतन्याहू के भी बड़े फ्रेंड हैं, मैं उनको कई बरस से जानता हूँ। और बहुत ही जिस तरह से पूरा उनका जो टोन एंड टेनर है, उनका जो बात करने का तरीका है, उसमें क्लियरली लग रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगा रहे हैं, उनको फ्लैटर कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी बन गई है कि जिसने भी डोनाल्ड ट्रंप से कोई चीज़ हासिल करनी है उसे डोनाल्ड ट्रंप के मक्खन लगाना पड़ता है, उसकी एक तरह से उनको फ्लैटरी करनी पड़ती है। लेकिन दूसरे पार्ट पे फिर वो अमेरिकन फ़ौज की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो 250th एनिवर्सरी है क्रिएशन की अमेरिकन फ़ौज की, अमेरिकन फ़ौज ने हमेशा दुनिया में फ्रीडम की खातर जंग लड़ी है, फ्रीडम को उन्होंने सपोर्ट किया है। और फिर वो उसमें ट्विस्ट लेके आते हैं, अपनी दुहाई जो है उनकी इल्तजा वो ये है कि इसराइल जो है वो इस वक्त दुनिया की फ्रीडम, अमेरिका की फ्रीडम और पूरी दुनिया की फ्रीडम की जंग लड़ रहा है। हमने तो जो दहशतगर्द मुल्क था ईरान, उसके ऊपर हमने हमला किया, उसके दहशतगर्द मिलिट्री के कमांडर और उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया। और अपने आप को वो बड़े तारीफी तरीके से कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त हमने काम किया। लेकिन ईरान जो है उसने हमारे शहरों के ऊपर जो है वो हमला कर दिया और अब हमें एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। उसमें क्लियरली आपको एक इल्तजा, एक दुहाई, एक अपील की फीलिंग जो है वहाँ पर आपको महसूस होती है। The men and women of the armed services of the United States have protected freedom for 2.5 centuries. Today,
Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. Our enemy is your enemy. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट करें, मुझे शक है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद पहले ही इसको नोट कर लिया हो। भला क्या एग्जैक्टली ये वही लॉजिक है, वही आर्गुमेंट है जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स के ऑपरेशनल हेड जो AK भारती साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले दी थी, और उसके बाद हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर इसको दोहरा चुके हैं। हिंदुस्तान का जो डेलीगेशन आया उसमें शशि थरूर साहब इसको दोहरा चुके हैं। वो ये कि हम तो जनाब बड़े मासूम लोग हैं, हमने तो पाकिस्तान में चंद दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया था, हमारी लड़ाई तो स्टेट टू स्टेट है ही नहीं है, हमारा तो पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा ही नहीं, हमने तो दहशतगर्दों को टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान की फौज जो है उसने उल्टा हमारे ऊपर हमला कर दिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने इंडियन एयरफोर्स के ऊपर हमला कर दिया। और हिंदुस्तान की एयरफोर्स के जो ऑपरेशनल हेड हैं AK भारती साहब, उन्होंने तो इतनी मासूमियत से ये बात पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि मैं तो हैरान ही रह गया था उस वक्त कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किसके ऊपर हमला करना था अगर उन्होंने हिंदुस्तान की हमलावर एयरफोर्स के ऊपर हमला नहीं करना था। लेकिन आप लॉजिक देखें कि इसराइल की और अमेरिका की लॉजिक जो है उसमें जो मुवासलत है वो कितनी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि गेम क्या है, गेम यह है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनके तमाम जो ज़ायनिस्ट सपोर्टर हैं जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, वो अब ये केस बना रहे हैं कि अब ये जंग एक ऐसी सूरत हाल पे चली गई है और ईरान बड़ा जुल्म कर रहा है। इसमें अब यानी यहाँ पर एक नई ट्विस्ट ये दी जा रही है कि यहाँ पर इसराइल एग्रेसर है ही नहीं है, इसराइल एक दोबारा से विक्टिम बन गया है। यानी जो पिछले पूरे 77 साल की कहानी है कि इसराइल 1948 से आज तक अरब्स का और दुश्मनों का विक्टिम है, अब एक बार फिर विद इन 72 आवर्स उसको ट्विस्ट किया जा रहा है कि इसराइल एक विक्टिम है, ईरान एग्रेसर है जो इसराइल के शहरों पर हमला कर रहा है। और अब इसराइल को इस सूरत हाल से निजात मिलनी चाहिए और उसके लिए अमेरिका की जिम्मेदारी है कि अमेरिका अपनी फौजी ताकत इस्तेमाल करे और इसराइल को रेस्क्यू करे और उसको रिलीफ दिलाए। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं आपको चंद शॉर्ट्स जिसको साउंड ऑन टेप कहते हैं वो दिखाऊं। ये मेरे नहीं है, ये किसी ने ये मोन्टाज क्रिएट किया है, ये ट्विटर के ऊपर मैंने इसको देखा है। इसमें ये शुरू होता है जिसमें अमेरिका के जो ग्रेट रियलिस्ट हैं प्रोफेसर जॉन मर्शहाइमर, उनका आर्गुमेंट है जिसमें वो ये कहते हैं कि किस तरह से, फिर उसके बाद इसमें जेफरी सैक हैं, फिर इसके अंदर टकर कार्लसन है, इसके अंदर मार्जरी ग्रीन है, इसमें और भी कुछ लोग हैं। और इसमें शुरू में एक्सप्लेन करते हैं जॉन मर्शहाइमर कि इसराइल की हमेशा से ये कोशिश है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बाकायदा जंग हो जाए। यही चीज़ जो है वो जेफरी सैक भी कहते हैं। इसको ज़रा देखें आप। Neither Iran or the United States want to fight each other. It's the Israelis who have been trying to pull the Iranians and the Americans into a fight. Netanyahu's greatest dream in life is a war between the United States and Iran. Netanyahu will drag him into the abyss. He wants this war in the Middle East come hell or high water, and it's not in their interest. What war? The war with Iran. We don't want to go to war against Iran. I don't think we should be fighting wars on behalf of Israel. Make it clear to Netanyahu that he should not be dragging America into war with Iran. You go fight Iran. We are American people. It's not our problem. If they start talking to you about fighting a war with Iran, you treat them like an enemy that they are. We should not go to war in Iran on behalf of Israel. Against the war with Iran. It's not in America's interest, and many Americans will die, and billions will be spent on a war we don't need to fight. Everybody wants peace. Except Israel. अब नोट करें कि ये आवाज कोई महज प्रोफेसर जॉन मर्शहाइमर की या जेफरी सैक की या चंद और लोगों की नहीं है। चूंकि मैं अमेरिका के अंदर मौजूद हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं, और मैं खाली ही अमेरिका में मौजूद नहीं हूं, आप में से हज़ारों लोग अमेरिका के अंदर और कनाडा में मौजूद हैं, और आप सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सैकड़ों पब्लिक ओपिनियन मेकर, जिसमें सेकेंडरी मीडिया के लोग हैं, कॉलमनिस्ट हैं, थिंक टैंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेसमैन हैं, सोशल फिगर्स हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉडकास्टर्स हैं, जिसके अंदर टकर कार्लसन है, जिसके अंदर स्टीव बैनन है, जिसके अंदर और बहुत से लोग हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इसराइल ने मजाक बनाया हुआ है, इसराइल ने हमें तवा लगाया हुआ है हमारा अमेरिका का, और हमें इसे कहते हैं अपनी एक ये जंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद हमें उस जंग का हिस्सा बना देते हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर ये जंगें लड़ रहे हैं, और इस सूरत हाल को बंद होना चाहिए। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है, इसमें हमें अपनी अब एक जहनी इर्तका की ज़रूरत है। हम जो ये आसानी से, ख़ास करके जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अमेरिका में भी लोग यही करते थे, वो कहते हैं जी ये
अमेरिकन ये चाहते हैं, अमेरिका ने ये किया है, अमेरिका ने ये जंग की है। ये लफ्ज़ अमेरिका जो है ना, ये कोई मोनोलिथ के तौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अमेरिका किसी इंसान का, किसी बंदे का, किसी एक एंटिटी इकाई का नाम है, ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। इससे हम सूरत हाल को नहीं समझ सकते। असल में यहाँ पे एक जंग हो रही है मुख्तलिफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट के दरमियान में। और इस वक्त इसराइल की जंग जो है अमेरिका के अंदर, वो तो एक ज़ायनिस्ट लॉबी है और उसके साथ क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स हैं जो इसराइल की मदद में ये चाहते हैं कि अमेरिका की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके, और उनका कांग्रेस के ऊपर बड़ा होल्ड है, वो चाहते हैं कि अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल किया जाए इसराइल को इस जंग से एग्जिट देने के लिए और ईरान की ठुकाई करने के लिए। ये यहाँ पे केस बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अमेरिका के जो पॉपुलर पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, टीवी एंकर हैं, जो पहले फॉक्स में थे, अब खुद इंडिपेंडेंट हैं, टकर कार्लसन, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी डिवाइडिंग और एक डेफिनेशन उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कोई ईरान और इसराइल की नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका के अंदर जो हो रही है, ये दर हकीकत वॉर मॉन्गर्स जो हैं, शॉन हैनिटी की तरह के, और जो शॉन हैनिटी और मिरियम एडल्सन और भी कुछ और लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, ये उनके, और जो पीस लवर्स हैं जो चाहते हैं कि अमन हो, ये उनके दरमियान की जंग है। अब शॉन हैनिटी जो है वो एक बड़े, मतलब एंकर तो हैं ही, बड़े अमीर आदमी भी हैं। उनका भी रिसेंटली उन्होंने कोई तकरीबन $23 मिलियन का घर लिया है, ये पता नहीं बेचा है। और मिरियम एडल्सन जो हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी ज़ायनिस्ट डोनर थी। जहां इलॉन मस्क ने 270 या $275 मिलियन खर्च किए थे डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में, वहां पर मिरियम एडल्सन जो हैं, इन्होंने तकरीबन $300 मिलियन से ज़्यादा, या शायद उससे भी खासे ज़्यादा, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन पर खर्च किए थे। और ये उतनी सामने नहीं आती हैं, लेकिन ये हकीकत इसराइल की एक बहुत बड़ी सपोर्टर है। और ये वो सब लोग हैं, इस तरह के और बहुत से लोग हैं, जो चाहते हैं कि अमेरिका की ताकत जो है उसे इस्तेमाल किया जाए ईरान के खिलाफ। अच्छा, अब अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इसराइल के अंदर, माइक हकाबी, उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट और स्टेटमेंट सामने आई है। खासी स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं, जिसमें उन्होंने इन तमाम लोगों को, जिसमें टकर कार्लसन है, जैसे बहुत सब लोग जो कह रहे हैं कि हमारी जंग नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग जो कहते हैं कि इसराइल हमारा कंसर्न नहीं है, ये भूल गए हैं कि इसराइल अमेरिका की जंग लड़ रहा है। और 7 लाख, उनका कहना है कि 7,700,000, उन्होंने कहा कि 7 लाख अमेरिकन जो हैं वो इसराइल के अंदर रहते हैं। बाकी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि दिमाग ख़राब हो गया है, कोई 7 लाख अमेरिकन नहीं रहते हैं, फिगर भी ज़्यादा है, और हमें ये जंग जो है वो नहीं लड़नी। ये सारा केस जो है इस स्टेज के ऊपर कि अमेरिका को ये जंग लड़नी है, इसराइल को तो हम समझते हैं कि इसराइल इतनी बड़ी एक फौजी ताकत है, तो आखिर अमेरिका को ये जंग अब इसराइल की खातिर जाके क्यों लड़नी? उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू और उनकी टीम जो मकासद हासिल करना चाह रहे थे ईरान पे हमले से, वो उनको मिल ही नहीं पा रहे ठीक तरह से। ना तो वो ईरान की पूरी न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को तबाह कर पाए हैं, नुकसान उन्होंने ज़रूर पहुंचाया है, रिवर्सल भी उन्होंने किया है। उन्होंने ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार डाले हैं, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी है। उनके जैसा कि ईरान के एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन में बताया कि पहले ही दिन में 78 लोग जो हैं उन्होंने हलाक किए, उसके अलावा 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। बेतहाशा ईरान का नुकसान हो चुका है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करने थे इसराइल को, वो हासिल नहीं हो पा रहे। और ये जंग, बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि नेतन्याहू अपनी सियासत की खातर, अपने इलेक्शन की खातर ये उन्होंने ये जंग छेड़ी है, ताकि एक इस जंग के नतीजे में अगर ईरान बिल्कुल तबाह हो जाता है, उसको शिकस्त हो जाती है, नज़र आता है कि उसको शिकस्त हो गई है, तो फिर बीबी नेतन्याहू बहुत जल्दी इलेक्शन करवाएंगे और उनको लगता है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। और ये इलेक्शन ही का चक्कर है जिसकी वजह से नेतन्याहू ने गाज़ा की जंग को अननेसेसरीली इतना प्रोलॉन्ग किया हुआ है, उसके पीछे उनकी ज़ाती सियासत जो है वो आ जाती है। अब यहाँ पे हुआ ये है कि हारित्स, जो इसराइल का एक बड़ा अखबार है, उसमें मैं एक स्टोरी देख रहा था जिससे ये पता चलता है कि इसराइल की जो मिलिट्री है, यानी इसराइल की जो मिलिट्री के हेड हैं और इसराइल की एयरफोर्स के जो हेड हैं, दोनों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा था कि इस जंग में अगर हमें सब्सटेंटिव मीनिंगफुल कामयाबी चाहिए तो वो तभी हासिल होगी अगर अमेरिका शुरू से इस जंग का हिस्सा होगा। और इस पे ये शक है कि जो कुछ हुआ वो अमेरिका के एक टेसिट, यानी अब ज़ाहिर है मुझे भी लफ्ज़ अमेरिका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टेसिट अप्रूवल से ये हुआ। लेकिन सिर्फ इस वक्त अमेरिकी जो अफवाज और एसेट्स हैं वो इसराइल के ऊपर होने वाले मिसाइल्स को तो रोक रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। और ख्याल ये था, तवक्को ये थी कि अमेरिका की पूरी फौज और पूरी ताकत जो है वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी। अब एट द सेम टाइम
इसराइल के अंदर जो तबाही के मनाज़र हमारे सामने आ रहे हैं, जो नाकाबिल यकीन है, बिकॉज मैंने एक मुझे बहुत देर इसलिए लगी इस वीलॉग को करने के लिए कि हर एक जो मैं इमेज या वीडियो देखता हूँ इसराइल के अंदर तबाही की, सड़कों पे मैंगल टूटी फूटी गाड़ियाँ पड़ी हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स आके बिल्डिंग को लग रहे हैं। एक तो ऐसा यानी इमेज है जिसमें एक ईरानी इमेज से पता चलता है, फुटेज से, कि एक ईरानी हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल आके एक हाई राइज टावर को लगता है और फिर वो टावर क्रैश करके टूट के नीचे गिरने लग जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये एआई ड्रिवन होगा, लेकिन उसमें मैंने खासी रिसर्च की, इसराइली सोर्सेज से की, अखबारों से की, फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये एआई नहीं है, क्योंकि एआई की भी लोगों ने बहुत से इमेजेस बनाए हुए हैं। फॉर इंस्टेंस एक इमेज आपने देखा होगा कि इसराइल का एयरपोर्ट जो है बिल्कुल तबाह हो गया और उसके दरम्यान में बिल्कुल इंटैक्ट जहाज खड़े हैं, वो सब एआई ड्रिवन इमेजेस हैं। लेकिन बहुत मैंने मेहनत और एहतियात से इमेजेस को देखा और उसको देखने के बाद पता चला कि इसराइल के अंदर गुज़श्ता 24 से 36 घंटों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के नतीजे में बेइंतहा तबाही हुई है, जिसमें सड़कों के ऊपर दबीज जो है वो तह जमी हुई है, मलबे की गाड़ियां उसके अंदर दफन हो गई हैं, लोग रो रहे हैं, एम्बुलेंसेस दौड़ रही हैं, लाखों इसराइलियों को गुज़श्ता 48 घंटों से सिक्योरिटी बंकर्स में रहना पड़ रहा है। वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे हैं, अपने घरों में नहीं रह सकते हैं, और बहुत सी बिल्डिंग्स गिर गई हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर जो हैं उसके हमले भी हुए हैं। ये जो ईरान के हमले कितने मुश्किल हैं ईरान के लिए करने और उसके बावजूद कितने कामयाब हैं, उसका अंदाज़ा आप तब लगा सकते हैं जब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ईरान का मैप दिखाऊं। और आप जब ईरान के मैप को देखेंगे, जैसा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो आपको पता चलेगा कि ईरान की इसराइल के साथ कोई शेयर्ड बॉर्डर्स नहीं है। ईरान और इसराइल के दरमियान में मुल्क शाम भी आता है, उसमें जॉर्डन भी आता है, उसमें इराक भी आता है। और जब ईरान कोई मिसाइल ईरान के अंदर से इसराइल के ऊपर मारता है तो उसको रोकने के लिए अमेरिकन एसेट्स जो हैं वो इराक में भी काम करते हैं, सीरिया में भी काम करते हैं, जॉर्डन में भी काम करते हैं, कुछ लोगों को शक है कि सऊदीज उसमें काम करते हैं। और उसके अलावा अमेरिका के जितने नेवल और मिलिट्री नेवल फ्लीट्स हैं जगह जगह पे आपको पता है फैले हुए हैं, वो सब भी ईरान के मिसाइल्स को गिराने में और नाकारा बनाने में काम करते हैं। उसके बाद इसराइल का अपना जो एरो 3 सिस्टम है वो काम में आता है, फिर उनका कोई पता भी स्लिंग ऑफ द डेविड काम में आ जाती है, फिर उनका आयरन डोम जो है वो काम करता है। इसका मतलब है कि अगर 150 मिसाइल जो है वो ईरान मारता है इसराइल को, तो उसमें से कहीं 10-11 जो जाके इसराइल को लगते हैं। लेकिन उन 10-11 के नतीजे में जो तबाही मच रही है इसराइल के अंदर, वो नाकाबिले यकीन है इसराइलियों के लिए। वो नाकाबिले यकीन इसलिए है कि गुज़श्ता कई बरसों में, दहाइयों में इसराइल को कभी इस किस्म की सूरत हाल उनको फेस करनी ही नहीं पड़ी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमास और हिजबुल्लाह रॉकेट वाला मारते थे, लेकिन वो इसराइल के बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर होते थे, वहाँ से लोगों को खाली करा लिया जाता था। इसराइल के कैपिटल सिटी के अंदर तेल अवीव में इस किस्म की तबाही कभी इसराइलियों ने पहले देखी ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक इस वक्त साइकोलॉजिकल किस्म की सूरत हाल जो है पैदा हो गई है, जिसको अच्छा अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें, वाशिंगटन पोस्ट पढ़ें या इसराइल के खाली इसराइल के पेपर से आपको अंदाज़ा होता है कि वहाँ तबाही हो रही है, लेकिन अमेरिका के जो मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया है उसको देख के बिल्कुल नहीं पता चलता कि इसराइल के अंदर इस किस्म की तबाही हो रही है। इस तबाही को समझने के लिए आपको घंटों ट्विटर के ऊपर बैठ के इमेजेस का और फुटेज का एनालिसिस करना पड़ता है, स्टेटमेंट्स देखनी पड़ती हैं, तब आपको पता चलता है कि इसराइल के अंदर किस किस्म का कोहराम जो है वो इस वक्त मचा हुआ है। अब इसके नतीजे में कहानी क्या बना ली गई है, और मतलब मुझे ये पता चला कि 1991 के बाद कभी इसराइल के शहरों के अंदर, जब उस वक्त सद्दाम हुसैन ने जो पहली गल्फ वॉर थी उस वक्त उन्होंने बाज़ रॉकेट स्कड मिसाइल्स वगैरह मारे थे, उसके बाद से इसराइल के इन शहरों में कोई इस किस्म का सीन पैदा नहीं हुआ। इसके नतीजे में आर्गूमेंट क्या डेवलप कर लिया है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ के लोगों ने, अमेरिका का जो एम्बेसडर है इसराइल के अंदर और जितने ज़ायनिस्ट हैं, वो आर्गूमेंट डेवलप कर लिया है कि देखिए ईरान तो हम तो उनके मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, हमने तो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया, लेकिन ये हमारे मासूम शहरियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि वो इसराइल जिसने हमेशा हमास को ये इल्ज़ाम दिया कि फ़लस्तीनियों ने ह्यूमन शील्ड के अंदर जो है चीज़ें छुपाई हुई हैं, ये हमास ने
हॉस्पिटल्स में लोगों को छुपाया हुआ है, फलां चीज़ें करते हैं, इनके गोरिल्लाज, इनकी टनल्स, इनकी बिल्डिंग्स के नीचे टनल्स हैं, इनके हॉस्पिटल के नीचे टनल है। उस इसराइल ने अपना मिलिट्री हेड क्वार्टर जो है, जो उनका GHQ है, जिसको हाकिरिया कहते हैं, वो उन्होंने एक गुंजान आबाद सिविलियन इलाके के अंदर बनाया हुआ है तल अवीव के अंदर, जहां उनके हज़ारों ऑफिसर्स और जवान जो है हर वक्त मौजूद होते हैं। इसी तरह उनकी जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, मोसाद के हेडक्वार्टर्स भी उनके सिविलियन एरियाज़ के अंदर हैं। इसी तरह से उनका यूनिट 8200 जो उनका सारा टेली कम्युनिकेशन का काम करता है, जैसे हमारे भाई लोगों ने हज़ारों लोग रखे हुए हैं दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो लड़कियाँ भी बन जाते हैं, बेगमात भी बन जाते हैं। इसी तरह से यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर 8200 यूनिट पर बैठ के पूरी दुनिया में मुसलमान भी बन जाते हैं, क्रिश्चियन भी बन जाते हैं, हिंदू भी बन जाते हैं, पाकिस्तानी भी बन जाते हैं, बलोच भी बन जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ बन जाते हैं। तो वो 8200 का यूनिट भी उन्होंने वहाँ रखा हुआ है, जिसके ऊपर ईरानियों के मिसाइल्स आकर खासे घिरे हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल जो है वो वीज़मैन इंस्टीट्यूट की है। वीज़मैन इंस्टीट्यूट पे इसराइल ने ये दुहाई दी कि ये एक यूनिवर्सिटी थी, रिसर्च सेंटर था, इसके ऊपर ईरानियों ने मिसाइल मार दिए हैं, बड़ा जुल्म किया है। लेकिन पता ये चलता है कि ये एक खालिस्तान आर्मी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ड्रोन्स के हवाले से, वेपन्स के हवाले से और बहुत से और मिलिट्री जो इश्यूज़ हैं, ये ऐप्स हैं, उसके हवाले से इसराइली डिफेंस फोर्सेस की मदद करता था। और वो खासा उसको नुकसान पहुंचा है ईरानी मिसाइल्स के नतीजे में। सो इसका मतलब है कि ईरानी जो हैं उन्होंने भी ठीक ठाक एक्यूरेट किस्म के मिसाइल जो हैं वो फायर किए। अच्छा, अब ऐसी फ़ोटोज़ भी सामने आई है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं, जिससे पता चलता है कि वो इसराइली जो हमास को कहते थे कि ये इसे कहते हैं हॉस्पिटल्स के नीचे उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं, ये ह्यूमन शील्ड उन्होंने बनाई हुई है, वो इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो हॉस्पिटल के बेसमेंट्स के अंदर उन्होंने अपने ऑपरेशनल सेंटर कायम किए हुए हैं और वहाँ से इस वक्त वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँ। अब कहा यह जा रहा है कि इसराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो कायम हो गई है और अमेरिका को हमें बचाना चाहिए। और ये आर्गुमेंट इतनी शिद्दत से बनाया जा रहा है कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मुझे ख़तरा ये महसूस हो रहा है कि ये इस हद तक इसको ले जा सकते हैं कि जी हम पे तो इतना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज हम उनको बम मार सकते हैं न्यूक्लियर। यानी वो कहानी जो शुरू हुई है ईरान को न्यूक्लियर बनाने से रोकने के लिए, वो ईरान के ऊपर किसी जौहरी हमले के अंदर भी ख़त्म हो सकती है। ताहम इसमें जो वे फॉरवर्ड है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि रूस और चीन दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। चीन के यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर ने तो क्लियर पोजीशन ली है UN के सामने कि इसराइल ने जो कुछ किया है वो अनएक्सेप्टेबल है, और इसराइल ने कंडेम भी उन्होंने किया, लेकिन कहा है कि इसराइल ने जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया तो इसराइल ने रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। कुछ ऐसा ही कहना है रशियंस का। और रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन ने 50 मिनट की एक बात की है डोनाल्ड ट्रंप से। उसका जो रीड आउट है वो दोनों साइड से इशू किया गया है, अमेरिकन साइड से भी इशू किया गया है, क्रेमलिन की साइड से भी इशू किया गया है, और उससे ये पता चलता है कि वो सारी की सारी डिस्कशन प्रिंसिपली तौर पे प्रीडोमिनेटली एज पर द वर्ड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप उसका ताल्लुक ईरान से और मशरिक़ वस्ता से है, जहां प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि इसराइल ने जो हमला किया है ये अनएक्सेप्टेबल है। उसको उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम किया है, और जो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है उसको भी कंडेम किया है। और रशिया ने कहा है कि ये सूरत हाल एस्केलेट कर सकती है, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्स ये हैं कि मैंने भी उनसे एग्री किया है कि इस सूरत हाल को फौरी तौर पर रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है। रूस ने अमेरिका को ये ऑफ़र किया है कि वो इसमें मेडिएट करने को तैयार है। प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि उन्होंने ईरानी लीडरशिप और इसराइली लीडरशिप दोनों से बात की है और वो इसका हल जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें ये एक प्रोग्रेस है, और हल उसका वो ये है कि वो कोशिश ये की जाएगी कि ईरान को दोबारा ये मजबूर किया जाए और प्रेशराइज़ किया जाए कि वो दोबारा नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आए। अब ये ईरान के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जैसा कि आपने देखा कि एक ईरानी प्रोफेसर जिन्होंने यल्दा हकीम जो स्काई की न्यूज़ कास्टर हैं, उसकी एंकर पर्सन है, उनको इंटरव्यू में उन्होंने कहा जनाब ईरान नेगोशिएशन पे क्यों नहीं आ जाता वापस। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएशन ही कर रहे थे बीबी, आपको याद नहीं है, हम नेगोशिएशन ही कर रहे थे जब हमारे ऊपर ये हमला जो है वो किया गया। Do you believe they will come to the negotiating table now? Your regime should know, and your news agency or your TV channel should know better. We were at the negotiating table. It was Trump that conspired with Netanyahu to attack Iran. पर ये एक ऐसी इस वक्त की सिचुएशन है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो खड़ी हैं। अच्छा, अब ये इसमें आप ये देखिए कि इसराइल की तरफ से ये भी इंदिया दिया गया है कि किसी को भी मारा जा सकता है। यानी इस ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, आयतुल्लाह अली खामेनी जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो भी इस वक्त इसराइल की
असैसिनेशन टारगेट लिस्ट के ऊपर जो है वो हैं। और इसराइली एनालिस्ट जो हैं उनका भी एनालिसिस यही है कि दर हकीकत नेतन्याहू का मकसद कोई महज बम शम वाला नहीं था। नेतन्याहू का मकसद यह था कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि इस्लामिक रजीम जो है ईरान का उसे गिरा दिया जाए, यानी कि रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए और उसके लिए ईरान के अंदर एक इंसर्जेंसी पैदा हो जाए, डिसअपॉइंटमेंट हो। और आप देख रहे होंगे, अगर आप में से जो लोग ट्विटर को बहुत एक्टिवली फॉलो करते हैं, कि गुज़श्ता 48 घंटों में जो ईरानियन डायस्पोरास हैं अमेरिका के अंदर, बरतानिया में, यूरोप में, जो रॉयलिस्ट हैं, जो शाह के वफादार हैं, या शाह को सपोर्ट करते हैं, जो इस्लामिक रजीम के ख़िलाफ़ हैं, वो सब एक्टिवेट हुए हुए। वो कह रहे हैं कि इसराइल जो जंग कर रहा है वो हमारे इंटरेस्ट में कर रहा है, ईरान के लोगों के लिए कर रहा है। हम तो इसे कहते हैं इंतज़ार कर रहे हैं। मुख्तलिफ फुटेज शेयर की जा रही है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी ईरान की हुकूमत से जान छूटे। अच्छा, अब ये तो सारी डेवलपमेंट होगी। मैंने खासा अच्छा आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिया, आप इस पर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर हफ्ते के दिन 50 रियासतों के 2000 से ज़्यादा शहरों में, कस्बों में, छोटे बड़े शहरों में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए। और ये मुजाहरे का उन्वान ये है, नो किंग, हमें कोई बादशाह कबूल नहीं है। और लोगों का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने आप को मावरा कानून, मावरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बादशाह में बदल रहे हैं। वो कानून को नहीं मानते, अदालतों को नहीं मानते। जिस तरह से वो इमिग्रेशन के मसले को हैंडल कर रहे हैं और भी सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो ये एक मोनार्क और किंग बनना चाह रहे हैं। और हम एक बादशाह को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें कैलिफोर्निया में कम से कम गिरफ्तारियां हुई हैं। हर शहर में हज़ारों लोग निकले हैं। कहते हैं कि कैलिफोर्निया के शहर जैसे सैन डिएगो है, वहाँ तो अंदाज़न 2 लाख लोग जो हैं वो इस प्रोटेस्ट के अंदर निकले हैं। ये एक इस वक्त नई सूरत हाल है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़ाहिर है इन तमाम सूरत हाल की वजह से मसलसल अंडर प्रेशर में आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में उन्होंने एक नया काम ये भी किया है, जब उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो हैं उनकी रिकमेंडेशन पे उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था इमिग्रेशन के ख़िलाफ़, उसमें जो रेड्स होते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, फॉर्म्स के ऊपर, वो रेड्स जो हैं वो कम कर दिए जाएँ या रोक दिए जाएँ। और उसके बाद एक बार फिर उनका मजाक है कि टाको का, कि ट्रंप इज़ टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, TACO। बहरहाल चलते हैं पाकिस्तानी प्रोटेस्ट की तरफ। जैसा कि मैंने शायद शुरू में कहा कि पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर कभी पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट और एहतजाज नहीं किया। मुंतज़मीन का ख्याल है, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं, जो पूरे अमेरिका से आए हुए थे, वो यहाँ पे आते रहे। चूँकि लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे, वो आते थे, फिर उन्होंने वापस भी जाना होता था, वो निकल जाते थे। मैंने यहाँ पर, चूँकि मैं पहुँचा, तो मैंने बहुत से लोगों से बात भी की, बहुत से लोगों के मैंने इंप्रेशन रिकॉर्ड भी किए, जो मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी हूँ, जिसमें मैं लोगों से समझना चाहता था कि आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से आए। कहाँ से तशरीफ आए? डैलस टेक्सास जी से आए जनाब, टोरंटो से। आप कैसे यहाँ पे आए हुए हैं? जर्नलिज्म के लिए, कवर करने के लिए। मैंने 10 साल में इतना बड़ा मजमा इधर नहीं देखा। तो कहाँ से आए इतना दूर? भाई मैं टोरंटो से आया हूँ, सुबह 6 बजे निकला हूँ। और मोहित भाई हम जो शिकागो से इलिनॉइस से आए हैं। कहाँ से आए? मिसिसागा कनाडा से आए हैं। सुबह 3 बजे से निकले हुए हैं, 12 घंटे की ड्राइव करके। तशरीफ लाए आज? देखने, प्रोटेस्ट देखने आया। ऑब्वियसली क्या आपकी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है। आई एम फ्रॉम सियाटल। अब आप इसमें खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो कुछ सिर्फ मैरीलैंड से, वर्जीनिया से, DC से, फ्लोरिडा या मियामी से नहीं आए, बल्कि लोग यहाँ पे डैलस से, ह्यूस्टन से, सैन एंटोनियो से, टोरंटो से, ऑटवा से, कुछ लोग बरतानिया से आए हुए, ओहायो से, मेन से, विस्कॉन्सन से, यानी ईस्ट कोस्ट से, सॉरी वेस्ट कोस्ट से, सियाटल से लोग जो आए हुए थे। और सब एक कॉज में बिलीव करते थे, द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और ये कि अमेरिका की इंतज़ामिया को, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्हें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको वेलकम नहीं करना चाहिए या उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए। खुद जनरल आसिम मुनीर कहाँ पे हैं, किसी को 100% ठीक तरह से नहीं पता था। बहुत से लोगों का ख्याल था कि जनरल आसिम मुनीर अबू धाबी से ट्रेवल करके 12 तारीख और 13 तारीख के दरमियान में वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो आज 14 की रात है पहुंच रहे हैं, और 15 को उनकी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, उनमें जिसमें मार्को रूबियो, उनके जो सेक्रेटरी स्टेट भी हैं, NSA भी हैं, उनके जो सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेग्सेथ हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। और शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी शायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात हो। वैसे ये बात, अगर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी तो ये बहुत ही एक अनयूजुअल चीज़ होगी, बिकॉज अमेरिकन प्रेसिडेंट आर्मी चीफ्स और जनरल्स वगैरह से मुलाकात नहीं किया करता अनलेस के एक जनरल जो है वो किसी मुल्क का
प्रेसिडेंट हो। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ज़रा एक वक्री टाइप के प्रेसिडेंट हैं, वो तमाम फैसले, उनका माइंड ही डिफरेंट है, तो ये मुमकिन है कि वो उनसे मुलाकात कर भी लें। मैंने ये समझने की भी कोशिश की है कि एजेंडे में क्या चीज़ें होंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कही जा रही है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल इश्यूज जो होंगे, वो होगी चाइना, कि चाइना के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप किस किस्म का है, किस किस्म का होगा, कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ लोगों को ये ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब से सवालात उठाएगी। अब ये हमें अगले आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि इसका क्या होता है। ताहम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो 14 तारीख की रात को तो उन्होंने कोई यहाँ पे आना नहीं था डिनर के लिए, लोगों का ख्याल था कि आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है 18 तारीख को वो पाकिस्तानी डायस्पोरा से और पाकिस्तानी कम्युनिटी से एम्बेसी में ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होती है।